हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पाहवा एंड आई एम हेयर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट के मॉड्यूल ए में अभी तक हम 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक के प्रीवियस पार्ट्स में। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी विल आल्सो कंप्लीट द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3, जो कि है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हमें समझना है कि एक्चुअल में ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है क्या। तो measures of dispersion is another property of data which establish the degree of variability or the spread out or scatter of the individual items and their deviation from central tendency। इसका मतलब क्या है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपके ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपको ये बताता है कि जो आपका डेटा है वो सेंट्रल टेंडेंसी से कितना फैला हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है। ये आपको कौन बताता है? ये बताते हैं आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। द प्रोसेस बाय विच डेटा आर स्कैटर्ड, स्ट्रेच्ड और स्प्रेड आउट अमंग अ वैरायटी ऑफ कैटेगरीज इज रेफर्ड टू एज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि आपका डेटा जितना स्कैटर है, जितना फैला हुआ है, जितना स्ट्रेच है, जितना खिंचा हुआ है, और स्प्रेड आउट जितना दूर तक है, अमंग वैरायटी ऑफ कैटेगरीज, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपका डेटा फैला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। अब जो आपके मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसके 2 टाइप आते हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट मेजर्स एंड दूसरा है आपका रिलेटिव मेजर्स। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर्स में कौन कौन से आपके डिस्पर्जन के मेजर आते हैं। सबसे पहला है आपका रेंज, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम क्यूडी से नोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मीन डेविएशन, एमडी, और स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी। अब आपके पास कुछ रिलेटिव मेजर्स भी हैं। सबसे पहला है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड लास्ट है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि ये कौन कौन से एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और कौन कौन से रिलेटिव मेजर्स हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। सबसे पहला है कि इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। नेक्स्ट है आपका इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ऑल द ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है? किसी 1, 2 या 3 ऑब्जर्वेशंस पे नहीं निकालना चाहिए हमें। जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो सभी की सभी वैल्यूज को कंसीडर करता हो। नेक्स्ट है इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई भी अपना मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकाल रहे हैं, उसके बाद आप उसे फर्दर कैलकुलेशंस में यूज कर सकें, उसे आप कहते हैं इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेट सपोज पॉपुलेशन है 10,000 की। पहले हमने जो हमारा सैंपल लिया था वो 100 लिया था, तब हमारी जो रेंज आ रही थी वो लेट सपोज 8 आ रही थी। अब हमने अगर उसे 200 कर दिया हमारे सैंपल को, तो जो हमारी रेंज है वो 8 के अराउंड ही होनी चाहिए, वो 18, 19 या 20 नहीं बननी चाहिए। ये है लास्ट वाले पॉइंट का मतलब। अब हम पढ़ते हैं जो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर को देख लिया कि कौन कौन से मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका कौन सा एब्सोल्यूट है, कौन सा रिलेटिव है। अब हम उन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे और उसे कैलकुलेट करने का तरीका समझेंगे। सबसे पहले बात आती है रेंज की। हमने जब अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था तब हमने टाइप्स ऑफ सीरीज देखी थी। पहली होती है अनग्रुप्ड, दूसरी होती है ग्रुप्ड। ग्रुप्ड के 2 पार्ट होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो हमने जब भी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अनग्रुप्ड सीरीज के लिए पढ़ा, देन हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए पढ़ा एंड देन हमने कंटिन्यूअस सीरीज के लिए पढ़ा। सेम चीज हम रिपीट करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करना सीखेंगे हमारे अनग्रुप्ड डेटा में। अनग्रुप्ड
डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा में जो आपका रेंज निकलता है वो कैसे निकलता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। और जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज वो कैसे निकलता है आपका? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एंड उसके थ्रू हम समझेंगे। लेट सपोज हमारे पास जो डेटा है वो है 3, 4, 6, 8, 7, 11, 9। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 11। अब हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज कैसे निकलेगी? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट आपकी कितनी है? सॉरी, यहाँ पे 11 आएगा। तो हाईएस्ट है आपकी 11 और लोएस्ट है आपकी 3, तो आपकी रेंज आ जाएगी 8। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है वो कैसे निकलेगा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 8/14। आई होप आपको समझ आया होगा कि अनग्रुप्ड डेटा में आप किस तरीके से रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला, आई रिपीट, सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो अब हम यहां पर एक डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज एक्स एफ 2, 10, 3, 9, 4, 7, 5, 2। अब देखिए यहां पर आपका रेंज कैसे निकलेगा? रेंज निकलेगा हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू का मतलब क्या है? जो वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू है वो है 5 और वेरिएबल की लोएस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो आपका रेंज आ जाएगा 3। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे आएगा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका 3/7। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है। कई बार कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एफ को कंसीडर कर लेते हैं एक्स की जगह और इसलिए उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है। हमेशा हमें एक्स को ही कंसीडर करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आवर रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हमें समझना है कि कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट होगी हमारी रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला जो आपका है वो निकल कर आएगा आपके पास अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसे हम एक बार लिख देते हैं, यूएल से डिनोट कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं एलएल से डिनोट कर देते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपका कैसे निकलता है? वो निकलता है अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एक्स, सॉरी एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, आपका सी आई आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 7, 9 और 1। अब हमें यहाँ पर अगर रेंज निकालनी है तो रेंज कैसे निकलेगी? अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास है आपकी 30 से 40, इसकी अपर लिमिट है 40 माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास है आपकी 0 से 10,
इसकी लोअर लिमिट है 0, तो ये आ जाएगा आपका 40। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे आएगा? वो आएगा अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, सॉरी अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो वो आएगा आपका 40/40 इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज। हमने अभी तक ये पढ़ा कि रेंज को कैसे कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो अब हमें कुछ इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स को जानना होगा। सबसे पहले हम मेरिट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेरिट जो है वो ये है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग रेंज की क्या वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक फैला हुआ है, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा देता है, ये कौन देता है आपको? रेंज देता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। तो जो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट मेरिट है वो ये है इजी टू कैलकुलेट। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूलाज में देखा कि कितनी इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये आपका जो है नेक्स्ट मेरिट बन के आ जाता है किसका? रेंज का। और इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी सिंपल है। आपसे रेंज क्या कहता है कि आपका डेटा की वैल्यूज कितनी रेंज में फैली हुई है, कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन के बीच में कितना डिफरेंस है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कौन? रेंज। अब हम इसके डीमेरिट्स को पढ़ते हैं। जो सबसे पहला डीमेरिट है हमारे रेंज का वो ये है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जैसा कि हमने अभी पढ़ा रेंज के फॉर्मूला में कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ये किसका फॉर्मूला है? रेंज का। तो ये जो बीच के ऑब्जर्वेशंस हैं उसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहा, हेंस इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डिमेरिट आता है वो ये है कि इट डज नॉट हैव अ सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो अगर हम जैसे जैसे अपना सैंपल चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे रेंज का आंसर डिफरेंट आ सकता है। जो लास्ट डिमेरिट है वो ये है कि एज द अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रीजेस रेंज बिकम लेस सेटिस्फैक्ट्री। मतलब जैसे यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ चुनिंदा ऑब्जर्वेशंस थी, अगर हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती उस केस में हमेशा रेंज को निकालना बहुत ही टीडियस टास्क तो नहीं होता, लेकिन रेंज पे रियलाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देता। आई होप आपको कैलकुलेशन ऑफ रेंज एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ यस, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। अब हमने जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था उसमें हमने क्वार्टाइल्स निकालना सीखा था। क्वार्टाइल्स कौन कौन सी थी उसमें हमारी? Q1 जिसे हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, Q3 जिसे हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल, और Q2 जिसे हम कहते हैं मीडियम। अब वही चीजों का यूज हमें यहां पर करना है। सबसे पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। और सॉरी, ये जो है आपका ये अनग्रुप्ड डेटा के केस में है। हम वही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले अनग्रुप डेटा, देन डिस्क्रीट एंड देन कंटिन्यूस। तो अनग्रुप डेटा में जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है आपके पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको दो लिखवाए हैं, QD और कोएफिशिएंट ऑफ QD के, ये ही फॉर्मूलाज आपके डिस्क्रीट सीरीज में भी यूज होगा और कंटिन्यूस सीरीज में भी यूज होगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD। जस्ट गिव मी अ मिनट। शायद से वॉइस में कुछ इशू हो रहा है, मैं उसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ।
आई गेस नाउ आई एम ऑडिबल। और जो इशू था मैंने अपने एंड से वो भी एक बार चेक कर लिया है। हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे कि हम अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अनग्रुप डेटा में, इन ऑर्डर टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हम क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास डेटा है वो ये है कि 2, 7, 8, 13, 1, 3, 11 और 12। सबसे पहले हमने सीखा था कि जब भी हमें क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो वो आएगा आपका यहाँ पर 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 एंड 13। यहाँ पर आपका n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपका n जो है 8 है। Q1 कैसे कैलकुलेट होगा आपका, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। n है आपका 8, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 8 प्लस 1 आपका होता है 9 एंड 9 डिवाइडेड बाय 4 आपका निकल कर आता है 2.25, 2.25 ऑब्जर्वेशन। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अब, इसके लिए मैंने आपको बताया था आप लेंगे सेकेंड ऑब्जर्वेशन को, उसमें ऐड करेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाय थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब आप देखिए आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन है 3, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है आपकी 2। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आप 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 0.25 इंटू 3 माइनस 2। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा 2.25। 2.25 आपका क्या हो गया, Q1 हो गया। अब आप कैलकुलेट करेंगे Q3 को। Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 3 इंटू n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो 3 इंटू 9 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 3 इंटू 9 कितना होता है, 27। 27 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आएगा 6.75 ऑब्जर्वेशन। हेंस यहाँ पर जो आपका 6.75 को आप कैसे निकालेंगे, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू सेवंथ माइनस सिक्स्थ। अब आप इसमें अगर सिक्स्थ एंड सेवंथ की वैल्यू पुट करेंगे तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की जगह आप क्या रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप रखेंगे 11 और सेवंथ की जगह आप रखेंगे 12। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.75। अब आपके पास Q1 निकल गया एंड Q3 निकल गया एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD। तो QD कैसे कैलकुलेट होगा, QD कैलकुलेट होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 आपका है 11.75 माइनस Q1 है आपका 2.25 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका कितना निकल कर आएगा, 9.50 डिवाइडेड बाय 2, जिसका फाइनल आंसर आपके पास बनेगा 4.75। अब कोएफिशिएंट ऑफ QD कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ QD वो आप कैलकुलेट करेंगे 11.75 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाय 11.75 प्लस 2.25। इसको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा किसका, कोएफिशिएंट ऑफ QD का। आई होप आपको समझ आया होगा कि अनग्रुप्ड डेटा में आप किस तरीके से QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD को कैलकुलेट करेंगे। अब हम समझते हैं कि हमारे पास जब डिस्क्रीट सीरीज होगी, देखिए फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम लगेगा। QD का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 और कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा दोनों केसेस, एक्चुअली तीनों केसेस में, अनग्रुप्ड में भी, डिस्क्रीट में भी एंड कंटिन्यूअस में भी। बस इसका हम एक एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड हो जाए इसकी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल in case of discrete series। x एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा f। x आपका कितना आएगा,
सॉरी, ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसका हम सम निकालेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का, क्योंकि हमें एन चाहिए होता है। एन क्या होता है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो 3 + 4 + 9 + 1 + 7, ये आपके पास आ रहा है 24। अब हमने एक चीज सीखी थी कि जब भी हमें मीडियन या फिर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 2 तक आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 3 ही आई है। 3 तक आपकी कितनी फ्रीक्वेंसीज आ चुकी है? 3 और 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 4 तक आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है? 3, 4 और 9, इसे आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका 16। 5 तक आपकी फ्रीक्वेंसीज कितनी आ चुकी हैं? 3, 4, 9 और 1, इसे आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 17। 6 तक आपकी कितनी फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं? 3, 4, 9, 1 एंड 7, तो ये होगा आपका 24। और यही हमने सीखा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट होगी और टोटल फ्रीक्वेंसीज होंगी, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर हमें Q1 कैलकुलेट करना है तो Q1 आपका कैसे निकल कर आएगा? n डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो n यहाँ पर आपका कितना है? 24। 24 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वो आपका कितना आएगा? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अब सिक्स्थ आपको ऑब्जर्वेशन किस में आएगी? क्या 3 तक आ सकती है? नहीं आ सकती। 7 में आएगी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, यस। और उसका आपका वेरिएबल क्या है? 3। तो यानी आपका Q1 हो गया 3। Q3 आपका कैसे निकलेगा? 3 इंटू एन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 24 डिवाइडेड बाय 4 होता है आपका 6। 6 इंटू 3 होता है आपका 18। तो यानी जो आपका Q3 होगा वो 18th ऑब्जर्वेशन होगी। अब 18th ऑब्जर्वेशन आपकी किस में आएगी? 3 में आएगी? नहीं। 7 में आएगी? नहीं। 16 में आएगी? नहीं। 17 में आएगी क्या? नहीं। वो आएगी आपकी 24 में, जिसका वेरिएबल है 6। तो यानी आपकी Q3 की वैल्यू क्या हो गई? 6। अब अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, वो कैसे निकलेगा आपका? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आएगा आपके पास 1.5। और कोएफिशिएंट ऑफ QD कैसे निकलेगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, वो आपके पास होगा 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, यानी 3 डिवाइडेड बाय 9, जिसका आंसर आपके पास फाइनल निकल कर आएगा 0.33। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज के केस में आप किस तरीके से अपने क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, जब हमारे पास केस होगा किसका? कंटिन्यूअस सीरीज का। फॉर्मूला अभी भी सेम है। आपको Q1 निकाल Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला किसका है? क्वार्टाइल डेविएशन का। एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो फॉर्मूला आपका सेम है, बस हम एक एक एग्जाम्पल कर रहे हैं इन सभी का, सो दैट हमारे पास एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल आएगा एंड उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसमें एक एडिशनल स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। हम्म, हाँ जी।
हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हमें कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब हम इसके सामने पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, तो वो आएगी हमारे पास 7, 8, 1, 2, 7 और 3। अब हमने एक चीज़ सीखी थी कि कभी भी हमें क्वार्टाइल डेविएशन या फिर मीडियन निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो होगी हमारी 7, फिर हम इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आएगी 15, फिर इन तीनों को करेंगे तो 16, फिर इन 4 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 18, फिर इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 25, और यहाँ तक की सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 28, और यही आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा यानी n। अब Q1 को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, तो वो हमारे पास आता है कि n/4 से। n/4 आपका क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, 28/4, जिसकी वैल्यू है 7। अब 7 आपका किस में आ रहा है, 7 आपका 0 से 10 में ही आ रहा है, तो यानी Q1 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे आपकी Q1 क्लास निकल कर आई। अब हम Q1 का फॉर्मूला लगा देंगे। Q1 का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब देखिए L1 आपका क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ Q1 क्लास। Q1 आपकी कितनी, Q1 क्लास है आपकी 0 से 10, इसकी लोअर लिमिट है 0, प्लस n/4 हमने कैलकुलेट किया 7 आया है। अब आपके पास CF कितना है, तो देखिए CF 0 होता है, सॉरी यहाँ पर CF 0 का मतलब क्या होता है आपके पास कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग Q1 क्लास। तो Q1 क्लास से पहले तो कोई क्लास है ही नहीं, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम लेंगे 0 डिवाइडेड बाय F1। F1 आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास, तो वो है आपके पास 7 इंटू H। H होता है आपका क्लास साइज यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो है आपके पास 10। तो ये आपके पास निकल कर आएगा 0 प्लस 7/7 इंटू 10। 7 से 7 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 1, तो आप फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, 10। 10 होगा आपका क्या, Q1। अब आप Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप करेंगे Q3 आप कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू n/4 आइटम से। तो n/4 आपका कितना था, सॉरी 3 इंटू 28/4, 28/4 आपके पास है 7, 7 इंटू 3 होता है आपका 21, यानी 21st आइटम होगी आपकी Q3। अब 21 हमारा किस में आएगा, 21 आएगा 40 से 50 वाली क्लास में, तो यानी जो आपकी Q3 क्लास है वो क्या है, 40 से 50 वाली। अब Q3 का हम लगाएंगे फॉर्मूला, वो क्या होगा आपके पास, L1 प्लस 3 इंटू n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF0 होल डिवाइडेड बाय F1 इंटू H। अब L1 हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट ऑफ Q3 क्लास यानी 40, प्लस 3n डिवाइडेड बाय 4, वो हमने देखा 21 आ रहा है हमारे पास, माइनस CF0। CF0 का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग Q3 क्लास, वो है आपकी 18। क्यों, क्योंकि Q3 क्लास से प्रीसीडिंग क्लास आपकी कौन सी है, 30 से 40, 30 से 40 की आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 18, तो यानी 18 माइनस F1। F1 होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ Q3 क्लास यानी डिवाइडेड बाय 7 इनटू क्लास साइज। क्लास साइज होता है आपका लोअर, वो सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 50 माइनस 40, जो कि निकल कर आएगा 10। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए इन ऑर्डर टू गेट योर Q3। तो आप कैलकुलेटर पे आइए, सबसे पहले आप देखिए, इसे आपको कुछ चीज़ ओरली करनी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। 21 माइनस 18 कितना होता है, 3। तो आप सबसे पहले लीजिए कैलकुलेटर पे 3, फिर दबाइए डिवाइडेड का बटन, फिर दबाइए आप 7 का बटन। अब आप मल्टीप्लाई का बटन दबा के कीजिए 10, फिर आप दबा दीजिए इज इक्वल्स टू का बटन, फिर आप दबाइए प्लस का बटन एंड कर दीजिए 40, देन आप दबाइए इज इक्वल्स टू का बटन। तो आपके पास आंसर आ जाएगा Q3 का
जो कि निकल कर आ रहा है हमारे पास 44.29। अब हमारे पास Q1 आ गया है, Q3 आ गया है। अब आप इसके लिए लास्ट में क्या आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है QD, फॉर्मूला लगा के Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, इन दोनों को आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आपको सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पर Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया। अब वही सेम प्रोसीजर है, फॉर्मूला सेम है, बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर निकालना है, एंड उस आंसर को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नाउ हमने ये पढ़ा कि क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को पढ़ लेते हैं एंड देन हमारा क्वार्टाइल डेविएशन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारे पास मेरिट है वो ये है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। सेकेंड जो हमारे पास इसका मेरिट आता है वो ये है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि देखिए Q3 एंड Q1 का मतलब क्या है, ये आपके डेटा को 4 भागों में बांटता है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो अगर पहले और आखिरी वाले में कोई कुछ सैम्पलिंग चेंजेस भी होते हैं तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपके 4 भागों में बांट रहा है, उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी में डेटा क्या लिखा है और पहले में डेटा क्या लिखा है। अब हम इसके कुछ डीमेरिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला डीमेरिट है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अभी हमने पढ़ा कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट ही नहीं होता, यानी पहली और आखिरी में जो भी वैल्यूज लिखी हैं उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड ही नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एंड लास्ट है, इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अगर हम अपने सैंपल को 100 से 200 कर देंगे, तो सैंपल अगर हमने 100 से 200 करा, तो अब हमारे पास जो डेटा है, डेटा चेंज हो गया, एन चेंज हो गया बेसिकली। अब एन चेंज होगा तो हमारे पास Q1 वैल्यू चेंज होगी और Q3 की वैल्यू चेंज होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं इसके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास मीन डेविएशन। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि दो होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, दूसरे होते हैं रिलेटिव मेजर। उसके बाद हम आए, हमने ये सीखा कि एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन हम रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पे गए, उसमें हमने अनग्रुप्ड सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज के लिए रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करना सीखा। देन उसके बाद हम गए हमारे क्वार्टाइल डेविएशन पे। क्वार्टाइल डेविएशन में भी हमने सीखा कि किस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में एंड अनग्रुप्ड डेटा में कैसे हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे किसके लिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा में मेन डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय n। अब ये क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करना है, इससे क्या समझ आता है, तो वो अब हम पढ़ते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक डेटा ले लेते हैं। डेटा है, लेट सपोज हमारे पास 2, 9, 8, 7, 16, 14, 21। अब हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर n हमारे पास कितना है, 7। तो हमारा जो मीन निकलेगा यानी एक्स बार निकलेगा, वो क्या निकलेगा, 2 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 7। जो आपके पास निकल कर आ रहा है 77। 77 डिवाइडेड बाय 7 आपका कितना होता है, 11। तो जो आपका मीन निकल कर आया वो निकल कर आया 11। अब आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन। तो उसके लिए आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप एक टेबल लीजिए, वहां पे आप x लिख लीजिए, ठीक है। अब आप इन सभी वैल्यूज को लिख लीजिए यहाँ पर, 2, 9, 8, 7, 16, 14 और 21।
अब आपका जो दूसरा कॉलम बनेगा वो बनेगा x माइनस एक्स बार का मॉड। अब मॉड का मतलब क्या होता है, देखिए मॉड आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है, ये जो आपके पास दो, मैंने साइड में इसके दो डंडे लगाए हैं, इसे हम मॉड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉड। अब मॉड आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देता है। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम मॉड फंक्शन में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास वो साइन को इग्नोर करेगा और सिंपल वैल्यू को दे देगा। किस तरीके से इसे करते हैं हम? तो देखिए x माइनस एक्स बार, सबसे पहला x है हमारे पास 2, 2 को अगर हम -2 से हम माइनस करेंगे 11 को तो हमारे पास आंसर आता है -9। लेकिन यहां पर लगा है मॉड। मॉड क्या कहता है? आप साइन को इग्नोर करो, आप सिर्फ वैल्यू को कंसीडर करो, तो ये आपका आएगा 9। उसके बाद 9 माइनस 11 कितना होता है? -2। लेकिन यहां पर तो मॉड लगा है। मॉड क्या कहता है? आप साइन को इग्नोर करो, सिर्फ वैल्यू को पकड़े रहो, तो यहां पर आएगा आपका 2। उसके बाद है 8 माइनस 11, वो होता है -3, फिर से हम साइन को इग्नोर करेंगे। उसके बाद आता है आपका 7 माइनस 11, वो कितना होता है? -4, हम साइन को इग्नोर करेंगे। 16 माइनस 11 कितना होता है? 5। यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव ही है, तो साइन को तो हमें सिर्फ इग्नोर करना है, हमें सिर्फ वैल्यू लिखनी है। 14 माइनस 11 होता है आपका 3 और 21 माइनस 11 होता है आपका 10। आई होप आपको समझ आया होगा कि मॉड फंक्शन को हमें किस तरीके से यूज करना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मॉड फंक्शन का मतलब क्या होता है। मॉड फंक्शन आपसे ये कहता है कि कोई भी वैल्यू अगर आ रही है, आई रिपीट, कोई भी वैल्यू अगर आ रही है उसका आप साइन इग्नोर करो, उसका आप साइन इग्नोर करो और सिर्फ वैल्यू को कंसिडर करो। अब हमने ये समझा कि x माइनस एक्स बार क्या आ रहा है। अब हम अगर देखें हमारा मेन डेविएशन को, तो मेन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन, यानी जो ये आपने वैल्यूज निकाली ना, इसका आपको सम लेना है। तो वो क्या आएगा आपके पास? 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 10, वो निकल कर आ रहा है आपके पास 36 डिवाइडेड बाय n। n था आपके पास 7, तो 36 डिवाइडेड बाय 7, इससे हमारे पास निकल कर आएगा 5.1429, और यही है हमारे पास मीन डेविएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें मीन डेविएशन को सॉल्व करना है इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा। अब हम पढ़ते हैं कि मेन डेविएशन, ओ सॉरी, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि मेन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। एक्स बार मतलब क्या होता है? मीन। तो मीन डेविएशन है आपका 5.1429 डिवाइडेड बाय एक्स बार। एक्स बार यानी आपका मीन, वो था 11। इसे सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा किसका? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यस, देन नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है कि मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो बन जाता है, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक वॉइस में फिर से कुछ इशू हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो, आई गेस अब आपका ये जो इशू आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया होगा वॉइस का। हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे कि मीन डेविएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, तो वो हम कैसे करेंगे। वो हमारे पास आता है
समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय एन, और जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है वो सेम ही रहता है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार यानी मीन। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होगा डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन को। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का एक। एक्स लेट सपोज हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6। जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो है इसकी 7, 2, 1, 3 और 9। तो अगर हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे वो आपके पास क्या आएगा, 7 + 2 + 1 + 3 + 9, वो आपके पास आ रहा है 22। ये क्या है आपका n हो गया। अब अगर हमें कैलकुलेट करना होगा मीन, तो सबसे पहले हम मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एफ एक्स को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, हम एफ एक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों को आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 × 7 कितना होता है 14, 3 × 2 कितना होता है 6, 4 × 1 4, 15 इंटू सॉरी 5 × 3 15 एंड 6 × 9 होता है आपके पास 54। अब अगर आप इसे ऐड करेंगे तो वो आपके पास कितना आएगा, 14 + 6 + 4 + 15 + 54। तो आपके पास एफ एक्स आ रहा है 93। इससे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हमारे एक्स बार को। एक्स बार क्या कैसे निकल कर आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एफ एक्स है आपके पास 93 डिवाइडेड बाय एन है 22। जो आपके पास निकल कर आएगा मीन यानी एक्स बार वो क्या होगा, 93 डिवाइडेड बाय 22, जो कि आपके पास आ रहा है 4.23 अप्रॉक्स। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन तो आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार का मॉड। ठीक है, x माइनस एक्स बार का मॉड से आपको क्या निकल कर आएगा, तो देखिए 2 माइनस 4.23, ये कितना होगा -2.23, लेकिन हम साइन को करेंगे इग्नोर तो आपके पास कितना आएगा 2.323। 3 माइनस 4.23 ये आपके पास कितना देगा -1.23, लेकिन हम साइन को करेंगे इग्नोर और आपके पास आंसर आएगा 1.23। 4 माइनस 4.23 ये आपको कितना देगा -0.23, लेकिन हम साइन को करेंगे इग्नोर क्योंकि मॉड फंक्शन लगा है और हम लिखेंगे 0.23। 5 माइनस 4.23 ये आपको कितना देगा, ये आपको देगा 0.77। उसके बाद 6 माइनस 4.23 ये आपको देगा 1.77। अब हम निकालेंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार को, तो वो कैसे निकलेगा, हमें इन दोनों कॉलम को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो 7 × 2.23 टू 2.23 वो कैसे निकलेगा आपका 15.61। नेक्स्ट है आपका 2 × 1.23 वो आएगा आपका 4.46। उसके बाद है आपका 1 × 0.23 तो ये आपका आएगा 0.23। उसके बाद है आपका 3 × 0.77 तो वो आपके पास आंसर देगा 2.31। उसके बाद आप करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 1.77 तो वो आपको आंसर देगा 15.93 का। अब हम इस पूरे कॉलम को ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार। तो वो हम क्या कैसे निकालेंगे, इस पूरे कॉलम को ऐड करके, तो वो आएगा हमारे पास 15.61 प्लस 2.46 प्लस 0.23 प्लस 2.31 प्लस 15.93। तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा इसका वो निकल कर आएगा 36.54। अब आप अगर मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे वो कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार वो कितना है आपका 36.54 डिवाइडेड बाय n कितना था आपके पास यहाँ पर, वो था 22। इसे सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा मीन डेविएशन का आंसर जो कि निकल कर आ रहा है 1.66।
अब अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो वो कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो यानी 1.66 डिवाइडेड बाय 4.23, इससे आपके पास निकल कर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। इफ यस, देन नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम समझेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का, वो सेम रहेगा डिस्क्रीट सीरीज की तरह। जो फॉर्मूला आपने डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया वही फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में यूज होगा। बस हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो जाए। तो हम क्लास इंटरवल बनाते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास 2, 1, 3, 4, 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे x को। तो क्लास इंटरवल अगर हमारे पास होती है कंटिन्यूस सीरीज, हम x को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 आता है 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 होता है 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 होता है 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 होता है 35, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 होता है आपके पास 45। हमारे पास यहाँ पर n की कैलकुलेशन रहेगी जो आएगी ऐड करके इन फ्रीक्वेंसीज को, वो होता है आपके पास यहाँ पर 12। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है मीन, तो मीन कैसे कैलकुलेट होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स, मीन आपका निकलता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन से। तो हमें एफ एक्स निकालना होगा यहाँ पर, उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 75, 4 मल्टीप्लाई बाय 35 होता है आपके पास 140 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 45 होता है 90। इसे अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स, वो आएगा 10 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 140 प्लस 90, वो निकल कर आ रहा है आपके पास 330। तो मीन आपका कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स वो है 330 डिवाइडेड बाय एन वो था 12, तो 330 डिवाइडेड बाय 12 होता है आपके पास 27.5। तो मीन आपके पास निकल कर आ गया 27.5। अब आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा था, वो क्या था, समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय एन। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, वो कैसे आएगा, 2 माइनस 27.5, वो कितना होता है 25.5, माइनस का 25.5, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो हम माइनस को करेंगे इग्नोर और डायरेक्टली लिखेंगे 25.5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी यहां पर मैंने x की जगह f ले लिया था इसलिए हमारे पास ये रॉन्ग आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है x माइनस एक्स बार का मॉड। तो x है हमारे पास कितना था, x है हमारे पास 5, तो 5 माइनस 27.5 ये कितना होगा, माइनस 22.5, इसमें हम माइनस का साइन इग्नोर करेंगे तो आएगा हमारे पास 22.5। उसके बाद 15 माइनस 27.5 ये आपका कितना होता है, ये होता है माइनस का 12.5, लेकिन मॉड फंक्शन लगाए तो आप नेगेटिव साइन को करेंगे इग्नोर और डायरेक्टली लिखेंगे 12.5। 25 माइनस 27.5 ये कितना होता है आपके पास, माइनस का 2.5, लेकिन आपके पास मॉड का साइन लगा है इसलिए आप नेगेटिव साइन को करेंगे इग्नोर और सिर्फ वैल्यू को लेंगे। उसके बाद 35 माइनस 27.5 कितना होता है आपके पास 7.5, 45 माइनस 27.5 आपके पास कितना होता है 17.5। अब आप क्या लेंगे, अब आप लेंगे f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार को। तो जो आपने ये वाला कॉलम लिया इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से,
इसे हम मान लेते हैं ए और इसे हम मान लेते हैं बी। तो आपको ए और बी को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.5 वो होता है आपके पास 45। 1 मल्टीप्लाई बाय 12.5 वो होता है 12.5। 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 वो आपके पास कितना आएगा 7.5। 4 मल्टीप्लाई बाय 7.5 ये होगा 30 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 17.5 ये होगा 35। अब आप इसे करेंगे अगर ऐड तो आपके पास कितना आएगा 45 प्लस 12.5 प्लस 7.5 प्लस 30 प्लस 35, वो आपके पास निकल कर आ रहा है 130। तो मेन डेविएशन क्या होगा आपके पास 130। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार करना था, वो आपके पास निकल कर आया 130। 130 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू थी 12, तो ये आपके पास निकल कर आएगा 130 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 10.83। और ये हो गया आपका मीन डेविएशन। अगर आपको अब कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, वो कैसे निकलेगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो 10.83 डिवाइडेड बाय एक्स बार आपका कितना निकल कर आया था 27.5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ अवर कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। सबसे पहला मेरिट है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। नेक्स्ट है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। थर्ड है आपका इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। फोर्थ है इट इज यूज्ड इन स्टडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ इन सोसाइटी। अब हम कुछ डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं इसके। पहला डिमेरिट है इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट एज इट इग्नोर्स अलजेब्रिक साइंस। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए अभी तक जो हमने वैल्यूज निकाली होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, लेकिन हमने तो क्या करा था मॉड फंक्शन का यूज किया था। मॉड फंक्शन क्या कहता है आप साइन को करो इग्नोर, आप सिर्फ वैल्यू को कंसिडर करो। तो हमने साइन को इग्नोर कर दिया, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या एक्यूरेट आंसर है, कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं कर सकते। अब बात सॉरी अब तो नेक्स्ट डिमेरिट जो हमारा वो है इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसके बारे में बात की, ये एग्जैक्ट वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता है। अब हम पढ़ चुके हैं कि मेन डेविएशन क्या होता है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हमें समझना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक फिर से कुछ इशू आ रहा है वॉइस में आज।
हेलो हेलो। आई गेस अब जो वॉइस का इशू है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने रीचेक भी कर लिया एक बार। ओके, सो हम पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को। सबसे पहली चीज़, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए जो हमने सीखना है, अब इसकी नीड क्या है। तो देखिए, अभी हमने जस्ट पढ़ा था इसके बारे में, मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन क्या कर रहा था, वो साइंस को कर रहा था इग्नोर। अब अगर वो साइंस को इग्नोर कर रहा था तो उसकी वजह से हम उसे फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते थे। तो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे, उन्हें चाहिए था एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन जिसमें कोई भी कमी ना हो, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकें फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और जो आपको एक एक्यूरेट आंसर दे। किसका? आपके मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। तो यही चीज हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है इन अनग्रुप डेटा, इन डिस्क्रीट सीरीज एंड इन कंटिन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा, तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जो साइन है वो होता है हमारा सिग्मा। और कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को, वो करते हैं समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का रूट। अब देखिए, जो हम मीन डेविएशन कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, वहां पर हम साइंस को इग्नोर कर रहे थे। यहां पर हम उन साइंस को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट लगा रहे हैं। और स्क्वायर रूट को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर उसका होल स्क्वायर भी कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों इसकी नीड पड़ी। और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है हमारे पास, जो इसी फॉर्मूला से डेराइव होता है, बट डेरिवेशन की आपको नीड नहीं है। दो फॉर्मूला है, पहला तो हमारे पास यही है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और इस पूरे का रूट। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है आपके पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और जो आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है उसके नीचे आप एन को कर देंगे डिवाइड और इस पूरे का ले लेंगे रूट। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारा जो एक्स है, एक्स हमारे क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर आपके एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 5। और अगर हमें इसका मीन निकालना है तो मीन कैसे निकलेगा, तो एक्स बार है होगा आपका समेशन इस सब का, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो वो कितना होगा, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, वो होता है 20। 20 डिवाइडेड बाय 5, वो कितना होगा आपके पास 4। तो एक्स बार आ गया आपके पास 4। अब देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एक्स माइनस एक्स बार, और उसका करना है आपको फिर होल स्क्वायर। तो एक्स बार आपके पास क्या है, 4। 2 - 4, 2 - 4 आपके पास कितना होता है, -2। अब -2 का आपको करना है स्क्वायर, तो यानी -2 इंटू -2, वो आपके पास निकल कर आएगा 4। 3 - 4 कितना होता है, -1। -1 का आप स्क्वायर करेंगे, यानी उसको आप क्या करेंगे, -1 इंटू -1, वो निकल कर आएगा 1। 4 - 4 तो 0 होता है, और 0 इंटू 0 भी 0 होता है। 5 इंटू 4 होगा आपके पास 1। 1 इंटू 1 कितना होगा आपके पास 1। 6 - 4 होता है आपके पास 2, तो यानी x माइनस एक्स बार की वैल्यू आई 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 होता है 4। अब इसका अगर आप करेंगे समेशन, समेशन आपके पास निकल कर आ रहा है 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 का रूट। क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू तो यही है। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 का रूट, यानी √2। √2 आपके क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है किसकी, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन को
निकालिए इस वाले फॉर्मूला से और चेक कीजिए क्या वो √2 के ही इक्वल आ रहा है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमें पढ़ना है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारा निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था √2। √2 को अगर आप सॉल्व कैलकुलेटर पे आप लीजिए 2 और दबाइए रूट का बटन, तो वो आपके पास √2 की वैल्यू आती है 1.41। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.41, आपका जो मीन है वो है 4, इसको करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या आएगा 1.41 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलेगा वो निकलेगा 35.25। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अनग्रुप्ड डेटा में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को और वेरिएंस को। अब हमारे पास आता है दूसरा केस कि डिस्क्रीट सीरीज में आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहां पर आपका बनकर आएगा समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन और इसका स्क्वायर रूट। जैसे वहां पर दो फॉर्मूला थे स्टैंडर्ड डेविएशन के, वैसे यहां पर है, और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स और इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये जो आपके दो फॉर्मूलाज हैं, इन दो फॉर्मूलाज का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, वो क्या रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए इस पूरे टॉपिक की। एक्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं हम 2 1 7 2 और 3। अब देखिए अगर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना होगा, मीन कैलकुलेट करना होगा। तो मीन कैसे कैलकुलेट होता है, मीन आपका कैलकुलेट होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन कैसे निकलेगा आपका इस पूरे का सम करके 2 + 1 + 7 + 2 + 3, ये होता है आपके पास 15। हाँ जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो हम इसे थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं कि n की वैल्यू है, ऊपर लिख लेते हैं n = 15। अब देखिए अब हम करेंगे यहाँ पर एफ एक्स करेंगे। तो 2 × 1 कितना होता है 2, फिर 2 × 1 होता है 2, 3 × 7 होता है 21, 4 × 2 होता है 8 और 5 × 3 होता है 15। अब समेशन ऑफ एफ एक्स आपके पास कितना आ गया, वो आ गया 2 + 2 + 21 + 8 + 15, वो है आपके पास 48। अब कैलकुलेट आपको क्या करना था मीन। तो मीन आपका कैसे कैलकुलेट होता है, मीन कैलकुलेट होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन से। समेशन ऑफ एफ एक्स है 48, एन है 15, तो आपके पास जो मीन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3.2। अब देखिए अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। उसे आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं। तो देखिए 1 - 3.2 वो कितना आएगा आपके पास माइनस का 2.2। तो आप कैलकुलेटर पे लीजिए 2.2 और आपके कैलकुलेटर में एक प्लस माइनस का बटन होगा, प्लस ऐसा बटन होगा प्लस/माइनस।
एक ऐसा बटन होगा, आप उस बटन को दबा दीजिए तो आपके कैलकुलेटर पे आपको दिख रहा होगा -2.2। अब आप इसे कीजिए, मल्टीप्लाई का बटन दबाइए और इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा किसका, -2.2 का। तो वो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 4.84। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 माइनस 3.2 ये कितना होता है, 1.2। तो आप कैलकुलेटर पे लीजिए 1.2, फिर से प्लस माइनस का बटन दबाइए और मल्टीप्लाई दबा के इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए। तो ये आ गया आपके पास -1.2 का होल स्क्वायर। उसके बाद है 3 माइनस 3.2, तो वो होता है आपके पास 0.2 माइनस का। तो आप वही कीजिए, कैलकुलेटर पे जाइए, 0.2 लीजिए, प्लस माइनस का बटन दबाइए और मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू का बटन दबा दीजिए। तो ये आएगा आपके पास 0.04। उसके बाद क्या है आपके पास, 4 माइनस 3.2 ये कितना होता है, 0.8। तो आप कैलकुलेटर पे जाइए, लीजिए 0.8, फिर दबाइए मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, तो आएगा आपके पास 0.64। आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार फिर से स्टेप बता देता हूँ। 4 माइनस 3.2 कितना होता है, 0.8। तो आप कैलकुलेटर पे लीजिए 0.8, दबाइए मल्टीप्लाई का बटन और फिर दबाइए इज इक्वल्स टू का बटन। ये आपको स्टेप करना था। उसके बाद है 5 माइनस 3.2 कितना होता है, 1.8। कैलकुलेटर पे जाइए, लीजिए 1.8, इज इक्वल्स टू का बटन दबा के सॉरी मल्टीप्लाई का बटन दबा के इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए, तो आ जाएगा आपके पास 3.24। और ये हमने कैलकुलेट कर लिया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसे हम a ले लेते हैं। ये है हमारे पास x माइनस एक्स बार, इसे हम b ले लेते हैं। इन दोनों को हमें आपस में करना है मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4.84, तो मल्टीप्लाई 4.84, दबाइए इज इक्वल्स टू का बटन, तो आपके पास क्या आएगा, 9.68। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.44, इसकी तो वैल्यू 1.44 ही आएगी। फिर आपको करना है 7 मल्टीप्लाई बाय 0.04। कैलकुलेटर पर जाइए, लीजिए 7, मल्टीप्लाई का बटन दबाइए, 0.04, आंसर आएगा आपके पास 0.28। फिर है आपके पास 2 इंटू 0.64, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.64 ये आता है आपके पास 1.28। फिर आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3.24, इसे आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3, कैलकुलेटर पर जाइए, 3 लीजिए, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाइए, फिर कीजिए 3.24 और इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए, तो आपके पास आएगा 9.72। अब अगर आप इसे ऐड करेंगे तो वो आप कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे ही आप ऐड कर लीजिए, तो आपके पास निकल कर आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9.68 प्लस 1.44 प्लस 0.28 प्लस 1.28 प्लस 9.72। इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 22.4। अब एक मिनट में ज़रा थोड़ी सी स्क्रीन आपके लिए साफ कर लेता हूँ। यस, तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 22.4। एन हमारे पास कितना था, 15, और इसका लेना है हमें स्क्वायर रूट। तो आप कैलकुलेटर पे लीजिए 22.4, फिर डिवाइडेड का बटन दबा के आप 15 लीजिए, फिर इज इक्वल्स टू का बटन दबा दीजिए एंड लास्ट में आप रूट का बटन दबा दीजिए। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो आएगा 1.22। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.22, मीन आपके पास कितना आया था, मीन आया था, जस्ट अ सेकंड, मीन शायद हमसे इरेज हो गया है। मीन आया था हमारे पास, हाँ मीन था हमारे पास 3.2, तो डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर पे, वो किस तरीके से लेंगे आप,
1.22, डिवाइडेड का बटन दबा के लीजिए 3.2, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाइए और कीजिए 100, फिर इजिकल्स टू का बटन दबाइए तो आपके कैलकुलेटर पे आंसर दिख रहा होगा 38.125 और यही आएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हमने सीख लिया कि जब आपके पास अनग्रुप्ड डेटा होगा तब आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं किसे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को। हमने सेम चीज सीख ली किस केस में, जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है। अब हमें सीखना है कि कंटिन्यूस सीरीज में किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। तो जो फॉर्मूला रहने वाला है वो डिस्क्रीट सीरीज वाला ही रहने वाला है। जो फॉर्मूला हमने डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए, वही सेम हमें यूज करना है कंटिन्यूस सीरीज के लिए। बस उसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। कंटिन्यूस सीरीज यहाँ पर आएगा, सॉरी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। 2, 3, 1, 4 और 5। तो जो आपकी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ गई वो क्या आएगी, 2 + 3 + 1 + 4 + 5, तो ये हो गई आपकी 15। अब अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे, आप लेंगे मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन तो आ गया 15, अब हमें समेशन ऑफ एफ एक्स लेना है। वो कैसे लेंगे, हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम एक्स को कैलकुलेट करेंगे। एक्स कैसे कैलकुलेट होता है हमारा, एक्स कैलकुलेट होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 होता है 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 होता है आपके पास 15, 20 + 30 होता है 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 + 40 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 + 50 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 45। ये हो गया आपका एक्स। अब आपको लेना है एफ एक्स, ठीक है। अब आप एफ और एक्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 × 5 होता है 10, 3 × 15 होता है 45, 1 × 25 होता है 25, 4 × 35 होता है आपके पास 140 और 45 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है आपके पास 225। अब आप इसे ऐड करेंगे कैलकुलेटर पे तो वो आएगा आपके पास 225 प्लस 140 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 10, तो ये आ रहा है आपके पास 445। तो मीन आपका क्या आएगा 445 डिवाइडेड बाय 15। तो आपके जो मीन की वैल्यू आई वो आई 29.67। अब देखिए हमारे पास अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार। हमने एक्स बार तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम किसे किसे माइनस करेंगे, एक्स में से हम माइनस करेंगे 29.67 को और उसका लेंगे हम होल स्क्वायर। तो आप आइए कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे आप लीजिए 5, फिर दबाइए माइनस का बटन, फिर लीजिए 29.67 और इज इक्वल्स टू का बटन दबा दीजिए। इससे आपके पास क्या आ रहा है, -24.67 आ रहा है। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आप इनटू के बाद इज इक्वल्स टू दबा दीजिए। तो इससे आपको मिलेगा आपके कैलकुलेटर पे आंसर 608.6089। अब आपको क्या निकालना होगा, नेक्स्ट में जाएंगे आप, तो वो कैसे करेंगे आप, 15 माइनस 29.67 इज इक्वल्स टू का बटन, फिर इनटू इज इक्वल्स टू। तो ये आपको कैलकुलेटर पे आंसर देगा 215.2089। उसके बाद आप कैलकुलेटर पे जाइए, लीजिए 25 माइनस 29.67 इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए, फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू दबाइए। तो ये आपको कैलकुलेटर पे देगा 21.8089। फिर से आप जाइए कैलकुलेटर पे, 35 लीजिए, 35 माइनस 29.67
इससे आपको क्या मिल गया, x माइनस एक्स बार। अब आपको इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए, फिर आपको इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए आपका क्या है, इसका शॉर्टकट था, मल्टीप्लाई दबा के इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए, तो ये आपको देगा 28.4089। उसके बाद लास्ट है आपका 45 माइनस 29.67 इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए, फिर मल्टीप्लाई दबा के इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए, तो ये आपको देगा 235.0089। अब आप इस पूरे को ऐड कर लीजिए कैलकुलेटर पे, सॉरी इसे आपको ऐड नहीं करना है अभी, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसे आपको ऐड नहीं करना है कैलकुलेटर पे। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ, किसके साथ, एफ के साथ, तो एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हमने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, अब हमें उसे मल्टीप्लाई करना है एफ से, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप लीजिए कैलकुलेटर पे 2 दबाइए मल्टीप्लाई का बटन और लीजिए 608.6089, फिर आप दबाइए इज इक्वल्स टू का बटन, के पास आएगा 1217.2178। फिर आप जाइए कैलकुलेटर पे लीजिए 3, फिर दबाइए मल्टीप्लाई का बटन और लीजिए 215.2089, फिर आप दबाइए इज इक्वल्स टू का बटन, तो आपको कैलकुलेटर पे देगा ये 645.6267। फिर आप जाइए कैलकुलेटर पे लीजिए 1 मल्टीप्लाई बाय 21.8089 और दबाइए इज इक्वल्स टू का बटन, ये आपको कैलकुलेटर पे देगा 21.8089। उसके बाद आप जाइए कैलकुलेटर पे लीजिए 4, फिर कीजिए मल्टीप्लाई बाय 28.4089 और दबा दीजिए इज इक्वल्स टू का बटन, 113.6356। उसके बाद आप जाइए कैलकुलेटर पे लीजिए 5 मल्टीप्लाई बाय 235.0089 और दबा दीजिए इज इक्वल्स टू का बटन, ये आपको कैलकुलेटर पे क्या देगा 1175.0445। तो इससे आपके पास क्या निकल कर आ गया, f मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब आप इन सभी को ऐड कर लीजिए कैलकुलेटर पे, ताकि आपको मिल जाए क्या, समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3173.3335। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होती है, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का रूट, ये आपके पास है 3173। इस पूरी एक्सप्रेशन को आप आगे लिख लीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, डिवाइडेड बाय एन, एन थी आपके पास 15 और इसका पूरे का रूट, तो ये आपके पास कैसे आएगा, कैलकुलेटर पे लीजिए आप 3173.3335, फिर दबाइए डिवाइडेड का बटन और दबाइए 15, फिर आप इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए, तो आपको कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा 211.555666। अब आप रूट का बटन दबा दीजिए, तो इसने आपको क्या दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि है 14.55। अब आपको अगर निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वो कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 14.55, आपके पास मीन है 29.67 इनटू 100। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा आपके पास 14.55 डिवाइडेड का बटन 29.67 मल्टीप्लाई का बटन 100 इज इक्वल्स टू, ये आपको देगा 49.04। और ये आपका खत्म होता है इसी के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की कैलकुलेशन का पार्ट। अब हमें सीखना है कि इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। तो सबसे पहला मेरिट जो आपका निकल कर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो है कि ये रिजिडली डिफाइंड है और इसकी एक डेफिनेट वैल्यू है। जैसा कि मैंने आपको इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि मैथमेटिशियंस को एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिस पे वो पूरी तरीके से रिलाई कर सकें और जिसका आप फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकें, इसलिए इसे आपने पूरी तरीके से रिजिडली डिफाइन कर रखा है और इसकी एक डेफिनेट वैल्यू है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं।
दूसरा है ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। क्यों? क्योंकि हम लास्ट में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने की वजह से क्या होता है, जो भारी डेटा होता है, जो बहुत बड़ा डेटा होता है, उसे भी हम मिनिमलिस्टिक फॉर्म में निकाल सकते हैं। उसके बाद है ये सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। जैसा कि हमने देखा कि हम समेशन कर रहे हैं x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का, तो हम सभी x को कंसीडर कर रहे हैं ना, वही लिखा गया है। अब हम कुछ डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं इसकी। सबसे पहली डिमेरिट है कि ये बहुत ही मुश्किल है इसे कैलकुलेट करना। अभी हमने स्टेप्स में ही देखा, सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो कैलकुलेशन है वो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की ही है। दूसरा है इट गिव्स मोर वेटेज टू एक्सट्रीम आइटम्स। ये जो सबसे लास्ट वाली आइटम्स होती है उसे बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लास्ट वाली आइटम्स होती हैं जनरली उसका एक्स बड़ा होता है, ज़्यादा एक्स तो ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आने के चांसेस। एंड इसी के साथ आपका ये पूरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन पार्ट भी खत्म होता है। अब मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो प्लेयर्स हैं, एक है ए एक है बी। ऐसा मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था। एक प्लेयर है वो 40 रन बना रहा है, दूसरा 40 बना रहा है दूसरे मैच में और तीसरे मैच में 20 बना रहा है। और एक प्लेयर पहले मैच में 100 बना रहा है, दूसरे मैच में 0-0 बना रहा है। अब अगर आपको इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को पिक करना है तो आप किस प्लेयर को पिक करेंगे? ऐसा मैंने आई थिंक आपको एक एग्जांपल बताया था। फिर मैंने कहा था ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा किसमें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में। अब देखिए, अगर आपको कभी भी किसी भी प्लेयर पे रिलाई करना होता है, तो अगर आपको ये देखना है कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा रिलायबल है, कौन सा प्लेयर ज़्यादा रिलायबल है, तो आप उसका निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और जिस भी प्लेयर का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, आई रिपीट, जिस भी प्लेयर का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसी प्लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे, उसी प्लेयर पे आप रिलाई कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में आप दोनों प्लेयर्स का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए एंड कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हम कौन से प्लेयर पे रिलाई कर सकते हैं अगर हमें टीम सिलेक्शन करनी है। आई होप आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं एंड चैप्टर नंबर 3 के 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम कुर्तोसिस एंड स्क्यूनेस को पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक द वीडियो, hit the subscribe button and comment down your reviews. Thank you so much everyone.